बिस्मिल जी का जन्म प्रतंत्र देश के शाजापुर, जो कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आता है, सन 1897 में हुआ। इनका जन्म दिवस 11 जून को मनाया जाता है। यह एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। उनके परिवार से ही उन्हें देशभक्ति का भाव मिला था। दादाजी का प्रभावी व्यक्तित्व। इनके दादाजी का नाम नारायण लाल था। वे देशभक्ति विचारधारा से प्रेरित थे। दादाजी के जीवन से बिस्मिल के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने भी देशभक्ति का मार्ग चुना। पिताजी का प्रभावी व्यक्तित्व एवं आर्य समाज का जीवन पर गहरा प्रभाव। बिस्मिल जी के पिता मुरलीधर ने पढ़ाई लिखाई के महत्व को बहुत समझा था, क्योंकि शुरुआती दिनों में परिवार की आर्थिक हालत सहज नहीं थी। विवाह के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की। पिताजी शिक्षा को लेकर बहुत गंभीर थे, इसलिए बिस्मिल जी अक्सर उनकी डांट खाया करते थे। पिता ने ही बिस्मिल को हिंदी सिखाई एवं मौलवी ने उर्दू का ज्ञान दिया था। बिस्मिल जी का मन शुरुआत में बहुत विचलित रहता था। पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं था। भाषा का ज्ञान अच्छा होने के कारण उन्हें उपन्यास पढ़ने में रुचि थी। बिस्मिल अपनी कमाइयों से ही आर्य समाज से प्रेरित हो उठे और आर्य समाज का अनुकरण करने लगे। इन्हें आर्य समाज के प्रति प्रेरणा एक पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर मिली, जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। उस समय वे रोजाना आर्य समाज मंदिर में जाया करते थे, जिसका उनके जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा और उन्होंने ब्रह्मचर्य को अपना लिया। लेकिन पिता मुरलीधर को यह पसंद नहीं था, क्योंकि वे सनातन धर्म को मानते थे। पुत्र के ऐसे भाव को देख पिता ने उन्हें घर से बाहर जाने को कह दिया। बिस्मिल जी भी हठी थे। उन्होंने अपना घर त्याग दिया। गुरु स्वामी सोमदेव से उनका गहरा नाता। आर्य समाज से जुड़ने के कारण उनकी मित्रता स्वामी सोमदेव से हुई। सोमदेव जी शाहजहानपुर के आर्य समाज मंदिर में ही रहते थे। बिस्मिल जी ने इन्हें अपना गुरु माना और इनके मार्गदर्शन में ही बिस्मिल के मन में देश के लिए कर गुजरने का भाव। स्वामी सोमदेव ने इन्हें सही दिशा एवं मार्गदर्शन दिया। क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। उस दौरान लाहौर षड्यंत्र केस पर सुनवाई हुई, जिसमें परमानंद को फांसी की सजा दी गई, जिसका बिस्मिल के जीवन पर गहरा आघात हुआ और उन्होंने एक कविता मेरा जन्म लिखी और ऐलान किया कि वे इस बेरहम अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ेंगे। उन्होंने अपनी इस मन व्यथा को सोमदेव जी से कहा और आगे का मार्गदर्शन देने को कहा। सोमदेव जी ने उन्हें राजनीति का ज्ञान दिया और इस तरह बिस्मिल जी ने क्रांतिकारी जीवन में कदम रखा। गंगाधर तिलक से मुलाकात और सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत। 1916 में बिस्मिल की मुलाकात बाल गंगाधर तिलक से हुई। वे उस समय लखनऊ कांग्रेस बैठक के लिए वहां आए हुए थे। उस समय बिस्मिल जी के तन मन में केवल एक ही लक्ष्य था, देश की सेवा। उन्हें इस मुलाकात से यह अवसर मिला और उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुप्त विभाग का सदस्य बना लिया गया। लेकिन इस विभाग के पास धन की बहुत कमी थी, इसलिए बिस्मिल जी ने पुस्तक का प्रकाशन किया और उसकी बिक्री से धन जुटाया। बिस्मिल ने उस वक्त अमेरिका को आज़ादी कैसे मिली का हिंदी रूपांतरण लिखा था, जिस पर कुछ समय बाद अंग्रेजी हुकूमत ने प्रतिबंध लगा दिया था। यहाँ से सक्रिय तौर पर बिस्मिल जी का जीवन क्रांतिकारी के रूप में शुरू हो चुका था। मैनपुरी षड्यंत्र। इतिहास में बिस्मिल जी का नाम मैनपुरी षड्यंत्र से काफी जुड़ा देखा गया है। एक क्रांतिकारी संगठन का गठन किया, जिसे मातृवेदी का नाम दिया गया। बिस्मिल जी इस संगठन के मुख्य सदस्य थे। 28 जनवरी 1918 बिस्मिल ने पार्टी के लिए फंड एकत्र करने एवं युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसका नाम देशवासियों के लिए संदेश था। साथ ही उनके द्वारा रचित एक कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा को देश में बांटा जा रहा था। तभी पुलिस को इस गोपनीय कार्य की भनक लग गई और उन्होंने इस षड्यंत्र के पीछे के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। यह कार्य मैनपुरी के आसपास के इलाकों से शुरू किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश में बिस्मिल के संदेश लिखी पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जब पुलिस बिस्मिल को पकड़ने गई तो वे पुस्तकों को बिना बेचे ही वहां से फरार हो गए। उसके बाद बिस्मिल ने दिल्ली एवं आगरा के बीच पुस्तकों को बेचने का सोचा। तब पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई और पुलिस ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। बचने के लिए बिस्मिल यमुना नदी में कूद गए। पुलिस को लगा कि बिस्मिल पुलिस फायरिंग में मारे गए।
अज्ञातवास के समय बिस्मिल द्वारा किए गए कार्य। बिस्मिल जी ने अपने इस अज्ञातवास में लेखन का कार्य किया और अपने एवं दूसरों के द्वारा रचित कविताओं का संग्रह किया, जिन्हें उन्हें मन की लहर के नाम से संग्रहित कर प्रकाशित किया। उनके द्वारा लिखी कविताओं का लोगों के मन पर काफी प्रभाव पड़ता था, इसलिए उन्होंने इसी को प्रेरित करने का जरिया बनाया। इसी अज्ञातवास के समय बिस्मिल जी ने कई कृतियों का हिंदी रूपांतरण किया और उन्हें सुशील माला के नाम से प्रकाशित किया। अज्ञातवास के बाद का समय 1920 में जब मैनपुरी षड्यंत्र के आरोपी सभी सदस्य रिहा कर दिए गए, तब बिस्मिल अपने स्थान शाहजहानपुर वापस आ गए। वहां उन्होंने अधिकारियों के सामने यह स्पष्ट किया कि वे अब किसी भी क्रांतिकारी गतिविधियों का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस बयान को स्थानीय भाषा में दर्ज भी किया गया और अंग्रेजों के लिए वे एक आम नागरिक की तरह जीवन जीने लगे। बिस्मिल जी एवं गांधी जी। उसके बाद भी 1921 में बिस्मिल जी ने अहमदाबाद कांग्रेस में हिस्सा लिया, जहां उन्हें प्रेम कृष्ण खन्ना और क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान के साथ काम करने का मौका मिला। इन्होंने मौलाना हसरत मोहन के साथ कांग्रेस में एक सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया और पूर्ण स्वराज्य के उपलक्ष्य में हुई कांग्रेस मीटिंग में अपना मत दृढ़ता के साथ रखा। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी युवाओं के इस उत्साह से प्रभावित नहीं थे और उन्होंने समर्थन, जिस कारण बिस्मिल अपने घर लौट आए और वहां उन्होंने असहयोग आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए युवाओं को एकत्र करना प्रारंभ किया। इस कार्य में उनकी कविताओं और देशभक्ति भाषणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शब्दों का असर युवाओं की मानसिकता पर बहुत अधिक था, जिस कारण वे ब्रिटिश सरकार के एक बड़े शत्रु बन चुके थे। फरवरी 1922 में किसानों के आंदोलन में ब्रिटिश पुलिस ने किसानों की हत्या की थी। टीबी आंदोलनकारियों ने चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था, जिसमें 21 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे, जिसे चौरी चौरा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस घटना के कारण गांधी जी ने बिना तथ्य जाने एवं बिना बातचीत किए असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी, जिसके कारण बिस्मिल एवं उनके साथी गांधी जी से काफी असंतुष्ट थे और उन्होंने गया सेशन में गांधी जी का विरोध किया। लेकिन गांधी जी ने अपना फैसला नहीं बदला और इस कारण तत्कालिक अध्यक्ष चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वर्ष 1923 में समृद्ध सदस्यों ने एक नई स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने किया और युवाओं ने भी एक क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया, जिसका नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन। वर्ष 1923 में लाला हरदयाल से परामर्श लेकर बिस्मिल जी इलाहाबाद गए, जहां उन्होंने सचिंद्रनाथ सान्याल और बंगाल के क्रांतिकारी डॉक्टर जदू गोपाल मुखर्जी के सहयोग से एक नई क्रांतिकारी पार्टी का प्रारूप तैयार किया। मूलभूत नियमों एवं उद्देश्यों को येलो पेपर पर टाइप किया गया और 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में सचिंद्रनाथ सान्याल की अध्यक्षता में संवैधानिक समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक में संगठन का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया। साथ ही सभी के बीच कार्यों को आपसी सहमति से बांटा गया। इस मीटिंग में बिस्मिल को शाहजहानपुर जिले का आयोजक बनाया गया और शस्त्र विभाग भी सौंपा गया। इसके साथ उन्हें संयुक्त प्रांत आगरा और ओध के आयोजक की जिम्मेदारी भी दी गई। काकोरी षड्यंत्र। संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। इसी उद्देश्य से क्रांतिकारी अंग्रेजों का धन लूटने की योजना बनाते थे। इनमें से एक था काकोरी षड्यंत्र। यह घटना 9 अगस्त 1925 काकोरी में हुई थी। काकोरी लखनऊ के पास उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। उस दिन शाहजहानपुर लखनऊ एक्सप्रेस को काकोरी में रोक दिया गया। इस ट्रेन में रेलवे विभाग द्वारा धन भेजा जा रहा था, जिसे लूटने का षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र सान्याल, मनमथनाथ गुप्त आदि क्रांतिवीरों ने बनाया। इस प्रक्रिया में जर्मन की बनी सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल का उपयोग किया गया। इस लूट का मुख्य काम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान एवं मनमथनाथ गुप्त ने किया। काकोरी केस फैसला एवं फांसी। ब्रिटिश सरकार द्वारा काकोरी केस चलाया गया। इस घटना में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से केवल 10 ही थे जिनका इस घटना से संबंध था। बाकी बचे लोगों को बिना कारण ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में जगत नारायण मुल्ला को एक गवाह के
रूप में पेश किया गया और डॉक्टर हरकरण नाथ मिश्रा और डॉक्टर मोहनलाल सक्सेना को डिफेंस काउंसलर नियुक्त किया गया। गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्ता और कृष्ण शंकर हजेला ने इस केस की पैरवी की। यह केस 18 महीनों तक चला। माफी के लिए भी अपील की गई, लेकिन अंत में फैसले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई और इस तरह 19 दिसंबर 1927 को बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी। इनके साथ अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ रोशन सिंह को भी फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के बाद बिस्मिल का शरीर उनके परिवारजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। उनके पार्थिव शरीर का अंतिम क्रियाक्रम ताप्ती नदी के तट पर किया गया और बाद में इस जगह का नाम राजघाट के नाम से मशहूर हुआ। बिस्मिल जी की रचनाएं। इन्हें बचपन से ही हिंदी एवं उर्दू का ज्ञान मिला था, अतः इन्होंने दोनों भाषाओं में कविता लेखन किया। इनकी कविताएं इनके उपनाम बिस्मिल, राम एवं अज्ञात से जानी जाती है, लेकिन इन सब में वे बिस्मिल नाम से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। इनकी कविताओं में देशभक्ति का भाव होता था, जो आम इंसान में जोश भर देता था। भगत सिंह बिस्मिल की कविताओं के बहुत बड़े प्रशंसक थे। बिस्मिल जी ब्रह्मचारी धर्म से प्रेरित थे और इन्होंने शाहजहानपुर सेवा समिति के स्वयं सेवक बनकर ब्रह्मचर्य धर्म का प्रचार प्रसार किया। लोगों का इस ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने ए मैसेज टू माई कंट्रीमैन नामक प्रपत्र प्रकाशित किया और सभी के बीच बांटा। बिस्मिल जी ने कई बंगाली पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में किया, जिनमें द बोल्शेविक प्रोग्राम, स्वदेशी रंग शामिल है, एवं कैथलीन को इंग्लिश से हिंदी में अनुवादित किया। इनके रूपांतरण को सुशील माला के नाम से प्रकाशित किया गया। बिस्मिल जी ने सरफरोशी की तमन्ना प्रसिद्ध रचना भी लिखी, जिसके 4 भाग प्रकाशित किए गए। बिस्मिल ने अज्ञातवास के दौरान क्रांति गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी। यह एक कविता संग्रह था, लेकिन इसका प्रकाशन सन 1929 में किया गया, जब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस पुस्तक पर भी 1931 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। उन्होंने मन की लहर नामक कविता संग्रह भी लिखा, जो देशभक्ति की भावनाओं से भरा हुआ है। जेल में रहकर बिस्मिल ने कई क्रांतिवीरों के जीवन पर पुस्तकें लिखी। उन्होंने आत्मकथा भी लिखी, जिसे उन्होंने अपनी फांसी के 3 दिन पहले तक लिखा। अपनी आत्मकथा की अंतिम पंक्तियों में उन्होंने लिखा, मेरे इस शरीर को 19 दिसंबर 1927 को सुबह 6:30 बजे फांसी देने की तारीख तय कर दी गई है, अतः मुझे अपनी वाणी को यही विराम देना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।